नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सियासत के समर में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नजरें पश्चिम बंगाल और असम पर टिकी हैं। एक और टीएमसी अपनी जड़ों को बचाने के लिए नए वादों और लोक लुभावन संकल्पों की ढाल तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बयान के तीर छोड़े जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के शोर के बीच जनता की अदालत में असली इम्तिहान उन योजनाओं का है जो घर घर तक पहुंचने का दावा करती हैं। दूसरी ओर असम है, जहां कांग्रेस के सामने अपनों को सहेजने की चुनौती है। बड़े चेहरों का किनारा करना, नए समीकरणों का उभरना। क्या संगठन का संकट और परिसीमन का नया ढांचा सत्ता की डगर को कांग्रेस के लिए और मुश्किल बना देगा? आज इन दोनों राज्यों का सियासी मिजाज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। बंगाल की माटी, जहां की हवाओं में इस वक्त केवल चुनावी शंखनाद गूंज रहा है। हुगली की लहरों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक सिर्फ एक ही सवाल है, इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ? तारीखें भी तय हो चुकी हैं, 23 और 29 अप्रैल। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना तरकश खोला और निकाला दीदी के 10 संकल्पों वाला वो घोषणा पत्र, जिसके जरिए टीएमसी अपना किला बचाए रखने का ख्वाब संजो रही है। टीएमसी के इस मैनिफेस्टो के केंद्र में है आम आदमी। दीदी ने सीधे वार किया है महंगाई और बेरोजगारी पर। लक्ष्मी भंडार योजना, जिसे बंगाल की महिलाएं अपनी ताकत मानती हैं, उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी का दांव खेला है। ममता दीदी के मैनिफेस्टो में बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी का सहारा है और किसानों के लिए 30,000 करोड़ का भारी भरकम कृषि बजट का दावा। दोबारा चिकित्सा से लेकर हर घर तक पाइप का पानी। ये घोषणा पत्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे भेदना विपक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला। टीएमसी के मैनिफेस्टो की खास बातों पर नजर डालें तो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को मासिक सहायता मिलती रहेगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 1500 रुपए महीना और SC/ST लाभार्थियों को 1700 रुपए महीना। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की वित्तीय सहायता। 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट बनाने का वादा। बंगाल के हर परिवार के पास एक पक्का घर। हर घर तक पाइप से पानी। सरकार लगाएगी हर ब्लॉक और शहर में सालाना दोबारा चिकित्सा शिविर। बांग्लार शिक्षायतन योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बेहतर करने पर जोर। बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का गेटवे बनाने के लिए काम। विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और अत्याधुनिक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। भौगोलिक पुनर्गठन के जरिए 7 नए जिले बनाए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये एक युद्ध की घोषणा है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त ममता बनर्जी के तेवर तीखे थे और उनके निशाने पर था दिल्ली। आरोप बड़ा था कि केंद्र बंगाल की पहचान मिटाना चाहता है। निशाने पर चुनाव आयोग भी था। अधिकारियों के तबादलों को लेकर चुनाव आयोग से कई सवाल थे। ममता बनर्जी की आवाज में वो कोशिश थी जो मतदाताओं को ये एहसास दिला रही थी कि ये चुनाव केवल जीत हार का नहीं बल्कि अस्तित्व को बचाने का है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की बात हो या फिर ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारा दिल में है। अरे यार कौन निकाले? कथिल में है। हिंदुस्तान सेशन है, बंगाल सेशन है। आज जो बंगाल को टारगेट करे वो 4 नाम में जाए। खुदी को पर गुलाम दिखना, खुदी को पर गुलाम दिखना। हर तब्दील से पहले खोरा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी इरादा क्या है? हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद,
जय बांग्ला। ममता बनर्जी ने किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता टीएमसी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। मैं दीदी ममता से पूछना चाहता हूं, बंगाल में जो दलित समाज के लोगों को, दीपू दास को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया, हमारे दलित समाज के लोगों को मारा गया, उस पे पहले कुछ बोले। ये अब उनका चेहरा कुछ और है, चरित्र कुछ और है। 2011 से तृणमूल सरकार है, आज 2026, तो फोर्थ टाइम के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार चेंज हो रहा है और ये निश्चित है कि इसमें तीन बार हुआ, आज को लेकर 4 बार ये लोग मैनिफेस्टो का उद्घाटन किया। आप लोग बोलिए, जो मैनिफेस्टो का उद्घाटन उन्होंने किया है, क्या 5 साल में वो हुआ है? क्या 10 साल में वो पूरा किया है? क्या 15 साल में वो पूरा किया है? तो आंसर इज नो। तो फोर्थ टाइम के लिए जब करेंगे तो जनता को पता है, 10 करोड़ 11 करोड़ का जो जनता है उसको पता है मैनिफेस्टो का कोई मीनिंग नहीं है। ये लोग ये सब झूठ बोल के सब इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं, 5 साल बाद फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो उसका मैनिफेस्टो का कोई सच्चता नहीं है, कोई सच नहीं है। जैसा वो उनका नेता लोग जैसा झूठ बोलते हैं सब लोगों को और वोट लेते हैं, ऐसा ही इस टाइम में होने वाला है। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी इस घोषणा पत्र का कोई प्रभाव पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। महिलाओं के प्रति सरकार की सोच और टीएमसी की सोच को दर्शाता है, इसलिए इस प्रकार के घोषणाओं का न कोई प्रभाव पड़ेगा, न आने वाले दिनों में वो सरकार में आने वाली है जो इस प्रकार की घोषणाएं करके किसी को लुभाने का काम करेगी। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता की मंच नहीं है, सब माँ शीतला का मंदिर से लेकर महादेव का मंदिर तक नहीं है। 6000 गांव में एक जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद असम में इस बार बदले समीकरणों पर भी नजर डाल लीजिए, जहां इस बार प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस की राजनीति में तूफान आया है तब प्रियंका गांधी ढाल बनकर खड़ी रही हैं। चाहे वो बात राजस्थान में गहलोत पायलट की जंग की हो, पंजाब का सिद्धू विवाद हो, लेकिन क्या असम के ब्रह्मपुत्र की लहरों में कांग्रेस की कश्ती प्रियंका गांधी पार लगा पाएंगी? सवाल इसलिए क्योंकि असम में एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। फेरिस्त भी लंबी है। 22 फरवरी को भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ी थी। 5 फरवरी को कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। फिर असम कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यूथ कांग्रेस की नेता अंकिता दास और परवा दास कलिता ने भी कांग्रेस छोड़ दी। प्रद्युत बोरदोलोई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पिता के पार्टी छोड़ते ही बेटे प्रतीक बोरदोलोई ने कांग्रेस का टिकट ठुकरा दिया। उन्हें पार्टी ने मार्गरीटा सीट से टिकट दिया था। इसके अलावा 2022 में हुए परिसीमन के बाद भी राज्य का चुनावी गणित बदल चुका है। परिसीमन के बाद असम में सीटों की संख्या तो 126 ही है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटें कम हो गई हैं। परिसीमन के बाद असम में मुस्लिम बहुल सीटें करीब 22 रह गई हैं, जिनकी संख्या पहले करीब 35 थी। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में 31 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जो कांग्रेस और AIEUDF से थे। वहीं SC सीटें बढ़कर 8 से 9, तो ST सीटें भी बढ़कर 16 से 19 हो गई हैं। बंगाल में जहां ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाकर विपक्षी एकता का चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं, वहीं असम में बीजेपी की जीत पूर्वोत्तर के दुर्ग को अभेद्य बना देगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता दीदी के संकल्पों पर मुहर लगाती है या पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलता है। नजरें असम पर भी हैं। नतीजे 4 मई को आने हैं, तब तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी।
यकीनन 2026 में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव राजनीतिक दिशा तय करते नजर आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।